नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश याग एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपकी स्कूल मैनेजमेंट की शानदार सी सीरीज में। प्यारे विद्यार्थियों, SCERT को लेकर हमारी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने SCERT की कुछ बेसिक सी बातें की थी। हमने बात करी थी कि साहब SCERT जो है इसका प्रादुर्भाव कैसे देखने को मिलता है, इसकी स्थापना के पीछे का औचित्य क्या था और किस तरीके से जो है राजस्थान में इसका क्रमवार जो है हमने विधिवत तरीके से इसका स्थापत्य काल जो है वो देखा। हमने बात करी 1961 से लेकर 1963 की, फिर हमने चर्चा करी थी 1978 की। हमने सबसे पहले कहा था कि 1961 में NCERT की स्थापना होती है, उसकी तर्ज पर प्रत्येक राज्य के अंदर SIE खोले गए। राजस्थान में भी 1963 में उदयपुर में SIE खुलता है। 1963 से लेकर 1978 तक राजस्थान में शिक्षा में विकास कार्य करने के लिए 7 अन्य संस्थान खुलते हैं। वर्ष आ जाता है 11 नवंबर 1978 का, 7 तथा 1 SIE, 8 को मिलाकर SIERT बना दिया गया उदयपुर में। उसके पश्चात हमने बात करी कि साहब 14 अगस्त 2018 को हमने SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया। और इससे पहले एक छोटी सी बात हमने 3 अप्रैल 2018 को लेकर की थी, जब हमने कहा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की और इस जारी गाइडलाइन के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि SI यानी संस्थान को बदलकर अब परिषद में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये तमाम बातें हमारी पिछली कक्षा में हो गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है वो SCERT की सेकंड क्लास ले रहे हैं और SCERT की सेकंड क्लास में हम जो चीज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है RSCERT का सांगठनिक ढांचा। SCERT का संगठन कैसा है, SCERT का संगठन कैसा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान शब्दों में आपको यह संगठन समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करनी है कि हमारी हेडिंग क्या है, कि संगठन क्या है, किस तरीके से हम संगठन की चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, SCERT का जो संगठन है, इस SCERT के संगठन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2, यानी 2 समितियों के माध्यम से SCERT का जो संगठन है वो चलाया जाता है। पहली जो समिति है वो है शासी परिषद, कौन सी? गवर्निंग काउंसिल जिसको बोलते हैं। और जो दूसरी समिति है वो है निष्पादन परिषद, यानी जिसको आप वास्तविक रूप से ये बोलते हैं कि असलियत जो है वो काम वही करती है। तो मैंने क्या कहा कि SCERT के संगठन को समझने के लिए हम 2 परिषदों में इसे विभाजित करेंगे। एक तो हम कहते हैं शासी परिषद। क्या बोलते हैं? शासी परिषद, जिसको गवर्निंग काउंसिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गवर्निंग काउंसिल। बड़ी काउंसिल यही होती है, बड़ी मतलब ज्यादा पावर इसी के पास है। और जो दूसरी समिति है उसका नाम है निष्पादक परिषद। क्या नाम है? निष्पादक परिषद भी बोला गया, कई किताबों में इसे समिति भी बोला गया है। क्लियर है? अब जो शासी परिषद है, मैंने कहा ना कि ये महत्वपूर्ण होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। और शक्तियों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास है? शासी परिषद। क्यों? क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का शिक्षा मंत्री। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात एग्जाम में पूछ ली गई है कि बताइए शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे राज्य का शिक्षा मंत्री। कौन होता है? राज्य का शिक्षा मंत्री। राज्य का शिक्षा मंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो अतिरिक्त जो आपका स्कूली शिक्षा का सचिव है वही क्या होगा? इसका उपाध्यक्ष होता है। तो एक बात ये भी जो है आप लिख लेना। ये अगर पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो आप कहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सॉरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, याद रखना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है, और वो भी कौन सा? स्कूली शिक्षा वाला, है ना। कौन सा? स्कूली शिक्षा वाला जो मुख्य सचिव है वो ही इसका क्या होता है? हेड होता है, यानी उपाध्यक्ष होता है, चीफ होता है इसका। यहां तक की बात बताओ, मुझे समझ में आ गई क्या? अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये जो शासी परिषद होती है इसका सेक्रेटरी यानी सचिव कौन होता है? तो ध्यान रखना, जो SCERT का निदेशक है, सामान्यतः ये निदेशक IAS अधिकारी होता है, सीनियर मोस्ट RAS अधिकारी भी हो सकता है। मैं ये नहीं इनकार नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो SCERT है, इस SCERT का निदेशक कभी RAS नहीं हो सकता। जो सीनियर मोस्ट RAS अधिकारी होता है वह इसका अध्यक्ष निदेशक हो सकता है। किसका? SCERT का। शासी परिषद की बात नहीं कर रहा। अब जो SCERT का निदेशक है वो इसका सचिव होता है, शासी परिषद का सचिव का काम करता है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। सचिव कौन होगा? तो आप कहेंगे सचिव कौन होगा? तो हम कहेंगे निदेशक SCERT। जो निदेशक है ना SCERT,
जो निदेशक SCERT है वह क्या होता है, इसका सचिव होता है। अगर पूछ लिया जाए शासी परिषद में सदस्य संख्या कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 25। कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा साहब 25 सदस्य। कितने सदस्य, 25 सदस्य। अब बताओ शासी परिषद क्या काम करेगी, तो शासी परिषद हमने क्या कहा, एक तो SCERT पर वास्तविक नियंत्रण इसी का होता है, SCERT पर वास्तविक नियंत्रण SCERT का ही होता है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है, ये जो SCERT है, ये जो SCERT है, इसकी जो शासी परिषद है, वो शासी परिषद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक नीतियों के निरूपण का कार्य करेगी, शैक्षिक नीतियां बनाएगी, शिक्षा की नीतियां बनाएगी। ये बात बहुत अच्छे से समझना। तो कार्य क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे SCERT पर वास्तविक नियंत्रण। पूछ लिया जाए किसका होता है, तो आपका जवाब होगा कि साहब वास्तविक नियंत्रण जो है वो शासी परिषद का होता है। दूसरा याद रखना, राजस्थान की विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो बताओ ये सारी बात जो है वो किसकी होगी, शासी परिषद। बताओ शासी परिषद के बारे में फिर से एक बार देख लो। हमने कहा कि हम SCERT का संगठन पढ़ रहे हैं। SCERT के संगठन में हमने कहा कि SCERT का जो संगठन होता है, इसको दो समितियों में, दो परिषदों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक शासी परिषद होती है और एक निष्पादक परिषद होती है। जो शासी परिषद होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वह राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा वाला होता है। इसका जो सचिव होता है वो निदेशक होता है। जो निदेशक इसका है SCERT का है। कुल सदस्यों की संख्या 25 है और इसका मुख्य कार्य जो है हमने देख लिया कि SCERT पर वास्तविक नियंत्रण इसी का होता है। और दूसरी बात है, राजस्थान की विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण भी यही करता है। यहां तक की चीज ओके है ना। अब कौन सी आगे साहब दूसरी तुम्हारी, कौन सी आगे दूसरी समिति, आप कहेंगे सर निष्पादक समिति। कौन सी समिति, निष्पादक समिति, जिसके लिए मार्कर का कलर चेंज कर लिया जाए, इसको और अच्छे से देखेंगे। देखिए पहली बात, यदि पूछ लिया जाए जो निष्पादक समिति होती है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जो इसके उपाध्यक्ष है वो इसके अध्यक्ष है, जो इसके उपाध्यक्ष वो इसके अध्यक्ष। इसलिए मैंने कहा ना ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है ये पद। शिक्षा मंत्री तो याद रह जाएगा, शासी परिषद का अध्यक्ष होगा, लेकिन निष्पादन परिषद यानी नाम से क्लियर है, परफॉर्मेंस कमेटी वास्तविक स्तर पर धरती पे काम ही ये करेगी, ये तो नीतियां बनाएगी और धरती पर लागू काम करने का काम किसका है, SCERT की कौन सी समिति, निष्पादक समिति। और निष्पादक समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो इसका उपाध्यक्ष है, जो इसका उपाध्यक्ष है। तो आप क्या कहेंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा। क्लियर होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा जो है वह इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, अध्यक्ष रहेगा। किसका, निष्पादन परिषद का। दूसरा आपसे ये भी, अच्छा उपाध्यक्ष कोई नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, उपाध्यक्ष कोई नहीं होगा। सचिव कौन होगा, सचिव कौन होगा, तो आओ देखते हैं शानदार तरीके से। सचिव इस समिति का वही होगा जो इसका सचिव है। इसका सचिव कौन है, SCERT का निदेशक। तो SCERT का निदेशक निष्पादन परिषद का भी क्या होता है, सचिव होता है। मतलब ऊपर एक बात बताओ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कहां से आएगा, जयपुर से आता है, समझ रहे हैं, सचिवालय से आता है। तो वो तो बड़ा अधिकारी है, उसके नीचे सचिव है, सेक्रेटरी है। अब बताओ जब ऊपर से अधिकारी आएगा तो यहां जो उदयपुर वाला जो SCERT का जो निदेशक है ना, वह क्या बन जाएगा, सचिव बन जाएगा। उसकी जो पावर है ना वो थोड़ी संक्षिप्त हो जाएगी। तो हम यहां पर सचिव किसको कहेंगे, हम कहेंगे निदेशक जो किसका है, SCERT, निदेशक है SCERT जो है वह इसका होगा। अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं और मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा, 2022 व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया था कि बताइए SCERT के निष्पादन परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर होगा 18। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 18। कितनी होती है, 18 आपको याद रखना है। अच्छा वो प्रश्न ये नहीं था, वो प्रश्न ये था, अपन आगे पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो राज्य सरकार द्वारा जो भेजे जाते हैं ना, वो पूछा गया प्रश्न था, है ना, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो ये याद रखना, सदस्य संख्या कितनी है, 18, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा उसके बाद में आपका एक प्रश्न बनेगा, सर कार्य क्या है, तो कार्य तो भाई हो ही गया ना कि जो शासी परिषद ने, शासी परिषद द्वारा निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन करना, नीतियों का
क्रियान्वयन करना। ये क्या है, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये निष्पादन परिषद का स्ट्रक्चर है। फिर से सुन लो, 25 सदस्य इसमें, 18 सदस्य इसमें। अच्छा, अब आप जोड़ के टोटल नहीं कहेंगे सर 43 मेंबर, नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो सब लोग यही तो हैं, सचिव इधर जा रहा है ना, उपाध्यक्ष इधर अध्यक्ष बन रहा है, तो ऐसा आपको कंबाइंड करके नहीं बोलना। लेकिन दोनों समितियों में जब सदस्य काम करते हैं तो उनकी जो स्थिति है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है वह अलग अलग हो जाता है। सुनिएगा मैंने क्या कहा कि एससीईआरटी का जो संगठन है उसको दो समितियों के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है शासी परिषद, दूसरा है निष्पादन परिषद। शासी परिषद के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा होता है। अच्छा, सचिव निदेशक एससीईआरटी होता है। कुल सदस्यों की संख्या 25 है और इसका कार्य क्या होता है, नीतियों का निर्धारण करना और वास्तविक नियंत्रण करना। फिर हमने कहा कि जो निष्पादन परिषद है, इस निष्पादन परिषद की अगर बात करें तो निष्पादन परिषद के उपाध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, जो इस शासी परिषद के उपाध्यक्ष हैं वो इधर क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। सचिव सेम रहेंगे, सदस्यों की संख्या इधर 15 हो जाएगी। कार्य क्या होगा, ये जो काम करता है उसको लागू करने का काम इसका है। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, ये तो ऊपर बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, ये लोग धरती पे काम कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को लेकर आगे एक हेडिंग बनती है प्यारे विद्यार्थियों, संगठनात्मक ढांचा। एससीईआरटी का कैसा ढांचा, संगठनात्मक ढांचा। यानी ऊपर वाले लोगों को अगर मैं बाहर निकाल दूं, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं जैसे शिक्षा मंत्री है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जो कहां से आ रहे हैं, सचिवालय जयपुर से आ रहे हैं, अगर उन दोनों को निकाल दें तो उसके पश्चात संगठन कैसा दिखता है एससीईआरटी का, उस संगठन को समझना है। और वहां से बहुत बार प्रश्न बने हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, उस संगठन को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सबसे ऊपर कौन होता है, निदेशक होता है। कौन होता है, निदेशक, जो सामान्यतः हमने क्या कहा, आईएएस अधिकारी होता है। सीनियर मोस्ट आरएएस अधिकारी भी एससीईआरटी का अध्यक्ष हो सकता है और ये राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो पहला तो हमने क्या कहा, निदेशक। क्या कहा, निदेशक। ये बताओ, याद रह जाएगा ना, निदेशक। ये लो साहब, स्क्वायर में फिट कर दिया। अच्छा, निदेशक जो है इसकी संख्या याद रखनी है आपको। निदेशक कितने रहेंगे, एक रहेंगे। फिर आपको क्या याद रखना है, ये सामान्यतः आईएएस या आरएएस होगा, या तो आईएएस होगा या आरएएस होगा। आरएएस सीनियर मोस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो आप कहेंगे राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ऊपर कौन, निदेशक। सबसे सर्वोच्च शिखर जो है वो निदेशक का होता है। इसके नीचे कौन है, तो आप कहेंगे साहब अतिरिक्त निदेशक। तो आप याद रखेंगे इसके नीचे जो सेकंड पावर आती है वो एडिशनल डायरेक्टर की आती है, जिसको आप अतिरिक्त निदेशक कहेंगे। क्या कहेंगे, अतिरिक्त निदेशक। अतिरिक्त निदेशक साहब को भी डिब्बे में पैक कर दो, समझते रहना बस साथ के साथ, या तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अतिरिक्त निदेशक की संख्या भी कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, एक होती है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इससे नीचे के सभी लोग, इससे नीचे के सभी लोग जो है वो कौन होंगे, आरईएस, राजस्थान शिक्षा सेवा, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस के ही क्या होते हैं, अधिकारी कर्मचारी होते हैं। किससे नीचे, किससे नीचे, अतिरिक्त। तो आप सर यहां नहीं जा सकते क्या आरईएस के लोग, मैं कह रहा हूं ना, आरईएस का नहीं जाएगा लेकिन आरएएस का जाएगा। इससे नीचे के सभी लोग कौन होंगे, आरईएस होंगे। शिक्षा विभाग से प्रमोट होकर आएंगे या जो है डेपुटेशन पर आएंगे। तो अतिरिक्त निदेशक जो है उसकी संख्या भी एक है। अतिरिक्त निदेशक जो है इसके द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं उनका पालन करेगा प्रोफेसर। क्या नाम है, प्रोफेसर। प्रोफेसर को याद रखना, प्रोफेसर जो है वह अतिरिक्त निदेशक के नीचे का पद है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ध्यान रखना, यहां पर दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि प्रोफेसर कितने होंगे, तो आपका आंसर बनेगा कि साहब प्रोफेसर की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। लेकिन मजे की बात बताता हूं, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एससीईआरटी का जो प्रोफेसर होता है ये किसके समकक्ष होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप कहेंगे ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष, संयुक्त निदेशक के समकक्ष। जो अपने पढ़े थे ना, 9 मंडल पढ़े थे ना राजस्थान के, 9 शैक्षिक दृष्टि से जो मंडल बनाए गए थे, वो 9 मंडलों का जो एक क्या होता है, जो जॉइंट डायरेक्टर होता है उसके समकक्ष होता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, संयुक्त निदेशक जिसको आप जेडी बोलते हैं, जेडी के समकक्ष, जेडी के समकक्ष। अब इस प्रोफेसर के नीचे 4 प्रोफेसर फर्स्ट होते हैं, ये भी याद रखना है। इस प्रोफेसर के नीचे कौन है, प्रोफेसर फर्स्ट है। इस प्रोफेसर के नीचे कौन है, प्रोफेसर फर्स्ट। नाम ये प्यारे विद्यार्थी इसका प्रोफेसर फर्स्ट है ना।
प्रोफेसर फर्स्ट। अच्छा, इनकी संख्या मैंने अभी बता दी, इनकी संख्या कितनी बताई? 4। इनकी संख्या कितनी बताई मैंने अभी? इनकी संख्या 0 4 आपको याद रखनी है। सर ये किसके समकक्ष होते हैं? तो बहुत शानदार, ये डिप्टी डायरेक्टर के समकक्ष होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, उपनिदेशक, है ना, हिंदी में लिख देता हूं, उपनिदेशक के समकक्ष, उपनिदेशक के समकक्ष होते हैं, उपनिदेशक के समकक्ष होते हैं। और इनकी संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। डिप्टी डायरेक्टर के समकक्ष होंगे कौन? प्रोफेसर फर्स्ट। प्रोफेसर फर्स्ट के नीचे होते हैं प्रोफेसर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। इनके नीचे कौन आ गए अब? प्रोफेसर सेकंड। संगठन पढ़ रहे हैं अपन कि भाई किस तरीके से जो है वो SCERT बाहर से दिखता है, तो आप कहेंगे प्रोफेसर सेकंड। प्रोफेसर सेकंड जो है ना, इनकी संख्या याद रखने प्यारे विद्यार्थियों 1 होते हैं और ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है, DO के समकक्ष होता है। तो इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है 1। और ये किसके समकक्ष होंगे? ये किसके समकक्ष होंगे? तो आप कहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। किसके समकक्ष हैं? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष आपको याद रखना है, यानी DEO के समकक्ष। अब ध्यान रखना 10 पद होंगे और वो 10 पद एसोसिएट प्रोफेसर के होंगे, जो किसके अधीन काम करेगा? प्रोफेसर सेकंड, प्रोफेसर सेकंड के अधीन। तो साहब प्रोफेसर सेकंड, अच्छा पहले तो एक बार देख लो स्ट्रक्चर कितना, चलो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर सेकंड के नीचे मैंने अभी आपको बताया कौन होंगे? एसोसिएट प्रोफेसर। कौन होंगे प्यारे विद्यार्थियों? एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। और एसोसिएट जो प्रोफेसर्स होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन एसोसिएट प्रोफेसर्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या मैंने आपको बता दी। इन एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो संख्या है वो संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई। कितनी मानी गई है? 10 पद होते हैं। और ध्यान रखना मजे की बात, ये किसके समकक्ष होते हैं? ये प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, किसके समकक्ष हैं? प्रधानाचार्य के समकक्ष। किसके समकक्ष हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रधानाचार्य के समकक्ष हैं। अब देखिए इन 10 पदों वाले एसोसिएट प्रोफेसर के नीचे 20 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। जो अंतिम पद है, जो व्याख्याता के समकक्ष होते हैं, वो भी लिखना आप, वो भी लिखना। आप लोग बनोगे, है ना, मतलब तो मैंने कहा 20 पद वाले कौन? असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने बताया इन असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। और ये किसके समकक्ष बताया मैंने आपको अभी? व्याख्याता, लेक्चरर। आप जो बनोगे ना, व्याख्याता के समकक्ष। किसके समकक्ष माना गया है? व्याख्याता के समकक्ष। और पदों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 20 पद है। कितने पद हैं? 20 पद है। तो ये आपको जो है वो संगठनात्मक ढांचा देखना है। क्या देखना है? संगठनात्मक ढांचा है। और ये संगठनात्मक ढांचा जब हम बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, जब हम किसको देखते हैं बाहर से? SCERT को जब बाहर से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। फिर से एक बार देख लो, सबसे ऊपर कौन है? निदेशक है, जो IAS या सीनियर मोस्ट RAS अधिकारी होगा। उसके नीचे है अतिरिक्त निदेशक, जिसकी संख्या भी 1 है, वो भी RES का अधिकारी होगा। RES राजस्थान शिक्षा सेवा, RES का अतिरिक्त निदेशक। उसके नीचे एक प्रोफेसर होगा, उसके नीचे एक क्या होगा? प्रोफेसर होगा, जो संयुक्त निदेशक JD के समकक्ष हैं। उसके नीचे प्रोफेसर फर्स्ट होगा, जिसकी संख्या 4 है और जो डिप्टी डायरेक्टर के समकक्ष हैं। डिप्टी डायरेक्टर यानी जो प्रोफेसर फर्स्ट आया है, इसके नीचे एक प्रोफेसर सेकंड होगा, जो DEO जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। प्रोफेसर सेकंड के नीचे जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और एसोसिएट प्रोफेसर्स की संख्या होती है 10 और ये प्रधानाचार्यों के समकक्ष होते हैं। और इन एसोसिएट प्रोफेसर्स के नीचे मिलेंगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी संख्या 20 है और ये व्याख्याता के समकक्ष होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बताओ मुझे, यहां तक की चीज क्लियर है ना? यहां तक की चीज क्लियर है? बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले शानदार बिंदु की तरफ। और आज देखो, आज कल तो बातें थोड़ी सी देखो अलग मजे वाली बात थी। पिछली क्लास में तो अपन ने चीजों को क्या किया था, बहुत मजे में जो है वो याद कर लिया था। आज थोड़ी सी टफ चीज आ रही है SCERT में, इसलिए मस्तिष्क को यहीं रखोगे। एक क्षण के लिए भी जो है वो हमारी कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अब हेडिंग है RSCERT के विभाग बोल सकते हैं, प्रभाग बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट आप जिसको कहेंगे, कि SCERT के कितने विभाग या प्रभाग होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको 3 प्रश्न यहां से बता देता हूं। 3 प्रश्न बताऊं, 1, 2 और 3। देखिएगा, अगर विभागों की संख्या की बात करें तो कुल 6 है। विभागों की संख्या की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपको याद रखना है कि कुल 6 विभाग प्रभाग है।
तो जिनको अपन एक तो 5 में पढ़ेंगे और एक 1 में पढ़ेंगे। क्लियर होगी ना। ये एक कौन सा है, ये एकमात्र विभाग ऐसा है जो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। कहां पर, अजमेर को अपन पढ़ेंगे। जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो अजमेर में बनाया गया है। शेष जो 5 हैं, पांचों के पांचों कहां है, आपके उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। तो इसलिए अपन इनको तो 2 भागों में पढ़ेंगे, यानी इन दोनों की संख्या मिलाकर कितनी हो जाएगी, इन दोनों की संख्या मिलाकर 6 हो जाएगी। फिर सर ये 3 क्या है, ये अनुभाग हैं। ये 3 क्या है, अनुभाग हैं। और ध्यान रखना अनुभागों की संख्या 3 है और ये तीनों के तीनों अनुभाग कहां है, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। तो ये आपको याद रखना है। SCERT के विभागों की बात कर रहे हैं। हमने कहा SCERT के कुल 6 विभाग है, जिनमें से 5 विभाग राजस्थान के उदयपुर में, यानी जहां पर SCERT है वहां पर है, और एक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सब वह आपका अजमेर में। क्लियर है ना बात सभी को। अब देखिए अपन एक एक पहले उदयपुर वाले विभागों को लिख लेते हैं। जो विभाग कहां पर है, केवल उदयपुर में है। और मैंने आपको बताया कि उदयपुर वाले विभागों की संख्या कितनी है, 5 है। एक एक विभाग का केवल नाम लिखना है। कभी भी इनके अंदर से प्रश्न नहीं पूछा गया तो पहले विभाग का नाम लिख देना। पाठ्यचर्या सामग्री, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण व मूल्यांकन विभाग, व मूल्यांकन है विभाग। ये हमारा पहला विभाग है। SCERT का नाम क्या है, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण व मूल्यांकन विभाग। यानी ये विभाग नाम से क्लियर हो रहा है कि ये करिकुलम सेट करेगा, ये सामग्री का निर्माण करेगा, अध्ययन अधिगम की जो सामग्री है उनका निर्माण करेगा, और ये मूल्यांकन से, इवेल्युएशन से संबंधित डिपार्टमेंट भी है। तो पहला विभाग कौन सा हो गया, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण व मूल्यांकन विभाग। बहुत बढ़िया। दूसरा विभाग आपको याद रखना है शैक्षिक सर्वेक्षण, यानी एजुकेशनल सर्वे। शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान यानी रिसर्च, अभी आपने कहा ना अनुसंधान का कार्य भी करता है। अनुसंधान व नीति परिप्रेक्ष्य यानी पॉलिसी रेफरेंस, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग यानी पॉलिसी रेफरेंस डिपार्टमेंट है। दूसरा कौन सा, शैक्षिक सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना वह नीति परिप्रेक्ष्य विभाग जो है वह इसका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा विभाग है। किसका, SCERT का। नाम याद रखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों नाम थोड़े बड़े हैं, मुझे पता है नाम बड़े हैं, लेकिन अगर आप इन नामों को 2-3 बार ऐसे गौर से देख लेते हैं तो मुझे पता है तुम बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक हो। तुमने अगर किसी चीज को एक बार देख लिया तुम भूलते तो नहीं हो, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं कंफर्म हूं। तो शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान व नीति परिप्रेक्ष्य 2 विभाग हो गए। तीसरा विभाग लिखो आप प्यारे विद्यार्थियों, वह है व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा व फाउंडेशन विभाग, वह फाउंडेशन विभाग। ये भी आपको याद रखना है। व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा व फाउंडेशन विभाग ये तीसरे नंबर का है। व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा व फाउंडेशन, शिक्षकों को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम यही विभाग करता है। तो ये तीसरा विभाग आपको याद रखना है। चौथा विभाग प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास व सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय विभाग, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय विभाग। कौन सा हो गया, सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग। देखो लिखते जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, लिखते जाओ। इन डिपार्टमेंट्स को तो सुनना है, समझना है। एक बार देख लिया तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना। 4 हो गए ना, तो एक विभाग इसका मतलब उदयपुर का और रह जाता है, और वो शायद वो है वित्त विभाग वाला। बिल्कुल। 5वां विभाग जो है वो आप लिख लो प्रशासनिक व अकादमिक, प्रशासनिक व अकादमिक आयोजना। अकादमिक, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन, अकादमिक यानी एकेडमिक, अकादमिक आयोजना, अकादमिक आयोजना, आयोजना यानी प्लानिंग, प्लानिंग मैनेजमेंट व फाइनेंस डिपार्टमेंट व वित्त विभाग, व वित्त विभाग। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने हो गए, 5 विभाग हो गए। और ये 5 विभाग कौन से हैं, जो विभाग कहां पर है, कहां पर है, उदयपुर में है। क्लियर होगी। उदयपुर के 500 विभागों के नाम आपके समक्ष हैं। पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण में मूल्यांकन विभाग, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण में मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान व नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा,
कौन सी? व्यवसायिक शिक्षक शिक्षा व फाउंडेशन विभाग है। फिर है सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग, आपको याद रखना है। और फिर आपको याद रखना है प्रशासनिक अकादमिक आयोजना प्रबंधन व वित्त विभाग। प्यारे विद्यार्थियों, ये 500 के 500 डिपार्टमेंट कहां पर है? उदयपुर में है। बात तो यहां से आती है कि सर ये वाला जो है कौन सा? सॉरी, अजमेर वाला। कौन सा? अजमेर वाला जो है, ये वाला विभाग जो है, इसका नाम है छठा विभाग। और याद रखना इसका नाम है सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, आईटी डिपार्टमेंट कहा था ना मैंने। और ये आईटी डिपार्टमेंट कहां पर है? अजमेर में है। यानी जितने भी लर्निंग कंटेंट का काम है, जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, जितना भी सूचना प्रौद्योगिकी का काम है, वो सारे के सारे काम अजमेर से संचालित होते हैं। किसके? SCERT के। ये बात बता दो। और मैं कहता हूं कि बहुत बार यहां से प्रश्न बने हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, याद रखना। SCERT के विभागों प्रभागों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहेंगे SCERT के प्रभागों और विभागों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है, जिनमें से 5 तो उदयपुर में है, 5 तो उदयपुर में है, और एक विभाग कहां पर है? अजमेर में है। यहां तक की चीज क्लियर होगी क्या सभी को? यहां तक की चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। अब देखिए एक शानदार हेडिंग बनाते हैं अपन, और वो हेडिंग है SCERT के कार्य। RSCERT के कार्य। यहीं से जो है यूं मान के चलो SCERT का प्रश्न आ जाए और कार्य नहीं पूछे, ये संभव नहीं है। क्योंकि SCERT जो बनाया गया है वो अपने कार्यों की, जूम वगैरह की दिक्कत आ रही है, SCERT जो है वो अपने कार्यों की वजह से पहचाना जाता है मित्रों। किसकी वजह से? कार्यों की वजह से। तो अब जो है अपन क्या पढ़ेंगे? कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्य पढ़ेंगे। और कार्य में प्यारे विद्यार्थी सुनते चलना, वैसा आप लोग साथ के साथ, अगर आप लोगों में लिखने की सामर्थ्य है तो लिखते जाओ, समझते साथ के साथ चलेंगे। क्योंकि देखो समझने की ऐसी कोई बात है भी नहीं, जो बात समझाने की है वहां पर मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से रोक कर और बहुत अच्छे से समझकर आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अब सुनिएगा, काम है, कार्य है, साथ के साथ लिखते हुए चलना है। जैसे पहला तो अपन ने पढ़ा ही है कि कक्षा 1 से 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किसके? SCERT किसकी मदद लेता है? वो अपना पाठ्यक्रम डिपार्टमेंट उसका है। तो याद रखना कक्षा 1 से 12 हेतु, कक्षा 1 से 12 हेतु नवाचार इनोवेशंस के साथ नवाचार युक्त पाठ्यक्रम तैयार करना। नवाचार युक्त पाठ्यक्रम तैयार करना। पाठ्यक्रम तैयार करना। कक्षा 1 से 12 हेतु नवाचार युक्त पाठ्यक्रम तैयार करना। यानी कक्षा 1 से 12, पहले हमने कहा था ना कि इसकी जिम्मेदारी कक्षा 1 से 8 होती थी, लेकिन 14 अगस्त 2018 के बाद इसको जिम्मेदारी दे दी गई कक्षा 1 से 12। वो जो बात करते थे ना, मैंने वहां पे कहा था कक्षा 1 से 12, तुमने सोचा होगा यार क्या करता होगा 1 से 12। तो देखो कक्षा 1 से 12 का पाठ्यक्रम जो है वो इनोवेशंस के साथ, नवाचारों के साथ, कि क्या नई चीज है, क्या सिलेबस में नया ऐड करना है, क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, ये सारे काम जो है कक्षा 1 से 12 के लिए कौन करता है? SCERT। ये आपको पहला बहुत महत्वपूर्ण काम याद रखना है। अच्छा, दूसरा काम आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि विद्यालय शिक्षा के जितने भी शैक्षिक स्तर हैं, जितने भी विद्यालय शिक्षा के शैक्षिक स्तर हैं, विद्यालय शिक्षा के शैक्षिक स्तरों के लिए, शैक्षिक स्तरों हेतु राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा, राज्य पाठ्यचर्या करिकुलम, पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा तैयार करना। अब समझना यहां पर एक छोटी सी बात, जैसे अपन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ते हैं ना, वो तो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 वाली, NCF 2005। लेकिन वैसी की वैसी जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो राजस्थान में भी बनाई जाती है, और उस रूपरेखा को तैयार करने की जिम्मेदारी प्यारे विद्यार्थियों किसकी है? SCERT की है। किसकी है? SCERT की है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 2 कार्य हो गए। अब जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, उस ECCE का पाठ्यक्रम भी कौन तैयार करता है? आपका SCERT। ये तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। केयर एजुकेशन कौन सी होती है? ECCE सुनना इधर, ECCE क्या होती है? 6 वर्ष से पहले जो बच्चा है,
जैसे 3 साल की उम्र में उसे आंगनबाड़ी में या नर्सरी वगैरह में लगा दिया जाता है, तो ऐसे में 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है ना, उसको क्या बोला जाता है, ECCE बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्योंकि वहां पर शिक्षा के साथ साथ उसे किसकी जरूरत है, केयर की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, यानी पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित देखभाल शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, का पाठ्यक्रम तैयार करना, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी भी SCERT की। अच्छा, और क्या करता है सर SCERT? SCERT क्या करता है कि जितने भी डाइट हैं और खुद परिषद जो है इसके लिए शोध मुद्दे प्रदान करता है, रिसर्च के मुद्दे प्रदान करता है। ये बात भी आपको चौथा बहुत अच्छा पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? परिषद व डाइट के अनुसंधान, हमने पढ़ा ना, अनुसंधान विभाग हमारे यहां पर है। देखो इधर हमने अभी क्या कहा था, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान। तो ये जो अनुसंधान वाला विभाग है ना, इस विभाग को क्या देता है, इस विभाग को प्यारे विद्यार्थियों हमने कहा कि वह शोध मुद्दे प्रदान करता है। तो परिषद व डाइट के अनुसंधान विभाग को शोध मुद्दे प्रदान करना। अच्छा सर, यही काम करता है क्या? और बताता हूं, जितने भी अनौपचारिक शिक्षाएं हैं, जैसे जो भी आपने देखा होगा प्रौढ़ शिक्षा अभियान वगैरह जो होते हैं, है ना, ये जितने भी अनौपचारिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है, प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है, इनको भी कौन तैयार करता है? आपका SCERT तैयार करता है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित 5वीं बात और लिख लो। हमने क्या कहा? हमने कहा कि साहब अनौपचारिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कौन सी शिक्षा? प्रौढ़ शिक्षा हेतु नवाचार युक्त, प्रौढ़ शिक्षा हेतु नवाचार युक्त पाठ्यक्रमों का निर्माण। देखो, इनमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें मुझे लगेगा ना कि ये बच्चे को वास्तव में समझानी चाहिए, वो चीज मैं समझाऊंगा। इनको देखकर आपको ये 500 बातें देखकर लगता है कि राजस्थान के अंदर, चाहे वो कक्षा 1 से 12 का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो विद्यालय शिक्षा के सभी शैक्षिक स्तरों का पाठ्यक्रम हो, चाहे वह ECCE का पाठ्यक्रम हो, चाहे वह शोध मुद्दों का पाठ्यक्रम हो, और चाहे वह अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, ये सारे के सारे पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? SCERT की। किसकी प्यारे विद्यार्थियों? SCERT की है। यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक की बात क्लियर है ना, सभी को क्लियर है ना? तो 5 हो गए। 5 के बाद जो है वो छठा कार्य जो है, अब थोड़ा प्रशिक्षण वाली बातें कर देते हैं कि साहब ये प्रशिक्षण भी तो देता है ना, तो किसको देता है? सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों को। तो आप लिखेंगे सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षकों को क्या प्रदान करना? प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी जो अध्यापक, आपने देखा होगा अभी मान लो उनका रिक्रूटमेंट हो गया है, क्या हो गया है? रिक्रूटमेंट हो गया, लेकिन उन्हें अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ऐसे सेवा पूर्व जो अध्यापक शिक्षक होते हैं, इन शिक्षकों को क्या करना? प्रशिक्षण देने का कार्य भी कौन करता है? आपका SCERT। और सेवारत वाले शिक्षकों को तो करता ही करता है। 7वें नंबर पे और किसको देता है? जितने भी DO हैं, जितने भी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, सबको प्रशिक्षण देने का कार्य भी यही करता है। MT को ये प्रशिक्षण देता है, KRP को ये प्रशिक्षण देता है। यानी जितने भी प्रशिक्षण से जुड़े हुए बड़े काम है स्कूली शिक्षा में, वो कौन करता है? आपका SCERT करता है। तो आज वो लिख लेते हैं, जैसे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, REO बोलते हैं जिसको, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, आप कह सकते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, DEO, डाइट के जो प्राचार्य होते हैं ना, प्रमुख जो होते हैं, डाइट के जितने प्राचार्य हैं, जितने भी प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इनको भी क्या करता है? ये प्रशिक्षण प्रदान करता है।
फिर देखो, इनको प्रशिक्षण देने के लिए एक और विशेष व्यक्ति तैयार करता है जिसको की रिसोर्स पर्सन कहा जाता है, जिसको केआरपी कहते हैं, मुख्य संदर्भ व्यक्ति। इस मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी प्रशिक्षण कौन देता है? आपका SCERT। तो पूछा जा सकता है प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो प्रशिक्षण में आपको 8वां मैंने बता ही दिया, KRP यानी की रिसोर्स पर्सन, की रिसोर्स पर्सन अर्थात मुख्य संदर्भ व्यक्ति को प्रशिक्षण। इसको भी कौन करता है? केआरपी को भी प्रशिक्षण कौन देता है? तो आप कहेंगे साहब इसको भी प्रशिक्षण देने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे SCERT का। अच्छा, और किसको करता है? MT। कल को आप लोग व्याख्याता बनेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए, शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से मास्टर ट्रेनर आते हैं जिनको आप MT बोलते हैं। उन MTओं को भी यही प्रशिक्षण देता है। तो 9वीं बात लिख लेना, मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का काम भी किसका है? SCERT का है। किसका है? SCERT का है। तो 9 काम जो है आपको ये याद रखने हैं, 9 काम ये आपको याद रखने हैं। अब आप कहेंगे सर इतने काम याद होते हैं कि, तो मैंने कब कहा भाई याद रखने, मैं तो ऐसे कह रहा हूं कि अगर आपको हो तो इनको जो है आप याद कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से क्या है, बहुत बार प्यारे विद्यार्थियों एग्जामिनर ने यहां से प्रश्न बनाए हैं। अगर आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ भी लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि साहब गलत प्रश्न तो नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा यहां से। क्यों? क्योंकि इन कार्यों को पढ़ने के पश्चात आपको एक वस्तु स्थिति का आभास हो जाएगा कि कौन कौन से बड़े बड़े कार्य हैं। जो बड़े कार्य किसके द्वारा संपादित होते हैं? SCERT के द्वारा संपादित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखोगे ना तो उसका थोड़ा सा ज्यादा ही बेनिफिट रहता है। हालांकि PDF आपको मिल रही है, PDF में आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ क्लास में आप लिख लेते हो तो इसका थोड़ा सा बढ़िया बेनिफिट रहता है। क्यों? क्योंकि चीजें सुनना, समझना और फिर उनको हूबहू साथ के साथ लिख लेना, ये तो और ही ज्यादा सोने पे सुहागे का काम करता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सब 9 हमारे जो बड़े RSCERT के कार्य हैं ये हो गए। हालांकि कुछ कार्य अपन ने पहले उद्देश्य में भी पढ़े थे ना, वो उद्देश्य भी इसके क्या एक तरीके के कार्य है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि सर इसके अन्य क्या क्या कार्य होते हैं, अन्य क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी बात करते हैं। देखो पहला अन्य, या मैं 10वां नंबर दे देता हूं इसको, 10वां नंबर दे देता हूं। क्या है कि साहब शिक्षा के अंदर जितने भी शैक्षिक तकनीकें, जितने भी शैक्षिक नवाचार हो रहे हैं, कोई नई टेक्निक आ रही है, कोई नया इनोवेशन हो रहा है, तो उन सभी का क्या करना, पाठ्यक्रम में प्रयोग करना, ये भी काम किसका है? इसी का है। यानी हम कहेंगे शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचार व गतिविधियों को लागू करना। यानी कोई नई चीज आई है ना, जैसे अपन स्माइल वगैरह ये प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे, तो इन कार्यक्रमों को लागू करने का काम किसका है? इसी का है, SCERT का है। तो गतिविधियों को शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में क्या करना, लागू करना, ये काम भी किसका है प्यारे विद्यार्थियों? ये काम भी किसका है? तो आप कहेंगे साहब ये काम भी SCERT का है। तो शिक्षा में शैक्षिक तकनीकों का जितने भी नवाचार हैं उन नवाचारों का तथा जितनी भी नवीन गतिविधियां होती है, नवीन गतिविधियों का शिक्षा के क्षेत्र में समावेश करना, ये कार्य आप कहेंगे कि साहब ये कार्य भी किसका है? आपका SCERT का है। अगर पूछ लिया जाए मूल्यांकन की नवीन तकनीकें कौन सुझाता है, तो वह भी SCERT। यानी किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाए, तो उसके लिए भी मूल्यांकन की नवीन तकनीकों व उपकरणों का विकास करता है। मूल्यांकन की नवीन तकनीकों व उपकरणों की खोज करता है, उपकरणों की खोज करता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है।
अब आपको एक बहुत अच्छा काम बताता हूं जहां से कई बार उस पॉइंट से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। जैसे हमारे देश में वर्ष 2008 से एक परीक्षा का आयोजन हो रहा है जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय करवाता है, जो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होती है, जिसका नाम है NMMS परीक्षा। अब ये केंद्रीय स्तर पर होती है, मतलब पूरे देश में होती है। करवाता तो कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस परीक्षा को करने के लिए प्रत्येक राज्य के अंदर एक नोडल एजेंसी बनाता है, और राजस्थान में NMMS परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे सर SCERT को बनाया गया है। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैंने क्या कहा? NMMS परीक्षा का आयोजन परीक्षा हेतु राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर SCERT है। कौन सी है? SCERT। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक में ये मान के चलो ये पॉइंट थोड़ा अलग है, यहां से कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं। मैं आपको NMMS परीक्षा के बारे में 2-3 बातें बता दूं। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, पूरा नाम लिख देता हूं मैं NMMS का, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये परीक्षा होती है NMMS परीक्षा, ठीक है ना। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा होती है स्कीम के तहत। इसके तहत मैंने अभी बताया कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, समझना मेरी बात को फिर से एक बार। ये जो NMMS परीक्षा है, इस NMMS परीक्षा के अंदर केवल कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा बैठेगा। कक्षा 8 तक नहीं, केवल कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा, और मजे की बात वो बच्चा भी केवल सरकारी स्कूल का बैठेगा, केवल राजकीय विद्यालय। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल राजकीय विद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कब से आयोजन कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय? वर्ष 2008 से। कब से कर रहा है NMMS परीक्षा का आयोजन? वर्ष 2008 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई क्या सभी? अन्य कार्यों में पहला आपने लिखा कि शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचार व गतिविधियों का शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना। मूल्यांकन कोई नवीन तकनीकें अगर आ जाए तो उन नवीन तकनीकों का विकास करना व उपकरणों की क्या करना? खोज करना। NMMS परीक्षा फिर अपन ने बात करी, हमने कहा इस परीक्षा हेतु राजस्थान में यदि पूछ लिया जाए, राजस्थान में NMMS परीक्षा जो होती है, इस परीक्षा के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आप कहेंगे SCERT है। नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एग्जाम होता है। कक्षा 8 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो भी केवल सरकारी स्कूल का बच्चा इस परीक्षा में बैठता है। एक बात आपको और बताता हूं, शानदार सी बात। यदि बच्चा इस परीक्षा को पास करता है तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में उसे 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, यानी 12,000 रुपए जो है उसे दिए जाते हैं। ये बात आपको NMMS परीक्षा के संदर्भ में याद रखनी। इतनी बातें भी याद रख जाओगे तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 12 कार्य हो गए। 13वां कार्य आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आप लिखेंगे SCERT के तहत वर्तमान में 3 विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 3 स्पेशल प्रोग्राम है राजस्थान में जो SCERT, ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, तीनों बातें महत्वपूर्ण है कि SCERT के तहत वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कौन कौन से कार्यक्रम है? तो पहला तो आपको याद रखना है WIFSP। क्या याद रखना है? WIFSP। आपको पता है ना, फोलिक एसिड को लेकर जो है ये गोलियां जो है प्रदान की जा रही है। तो याद रखना, पूरा नाम लिख लेना WIFSP का। आप लिखेंगे वीकली यानी साप्ताहिक, वीकली आयरन, आई से आयरन व फोलिक एसिड बच्चियों के लिए दी जाती है। फोलिक एसिड सब्लीमेंशन प्रोग्राम। तो याद रखना WIFSP का पूरा नाम लिखना है वीकली आयरन व फोलिक एसिड
सप्लीमेंशन प्रोग्राम। वीकली आयरन मतलब सप्ताह में एक दिन जो आयरन और फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, रक्ताल्पता जैसी चीजों को दूर करने के लिए आयरन की गोली दी जाती है। खून अगर कम है तो बच्चों को ये गोलियां जो है विद्यालयों के अंदर दी जा रही है सप्ताह में एक बार। यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए गोली का रंग कौन सा होता है, और फिर अपन कहेंगे कक्षा 6 से 12 के लिए कौन से रंग की गोली दी जाती है। कक्षा 1 से 5 वालों को ध्यान रखना, गुलाबी रंग की गोली दी जाती है। कौन सी गोली दी जाती है? गुलाबी रंग की जो है फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। और जो कक्षा 6 से 12 वाले हैं इनको नीले रंग की गोली सप्ताह में एक बार दी जाती है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। WIFSP ये पहला हमने कहा विशेष कार्यक्रम है। ये विशेष तो हो गया ना अपने आप में कि बच्चों को क्या करना है, शिक्षा के साथ हमें उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता है। सरकार बच्चों को केवल शिक्षित नहीं करना चाहती, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता जो है वो सरकार करती है। और ऐसे में हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को, हमारे जो आपका जो SCERT है, इस SCERT ने बच्चों के अंदर फोलिक एसिड, रक्ताल्पता, खून की कमी जैसी चीजों को दूर करने के लिए, एनीमिया जैसे रोगों से बचाने के लिए हमारे SCERT ने इस शानदार से कार्यक्रम को क्या किया है, लागू किया है। और कार्यक्रम का नाम क्या है? WIFSPI। क्या नाम है? WIFSP। याद रखना, W यानी वीकली, I यानी आयरन, F यानी फोलिक एसिड और S यानी सब्लिमेंशन और P यानी प्रोग्राम। सब्लिमेंशन का मतलब प्रतिपूर्ति, सब्लिमेंशन प्रोग्राम। ये WIFSP कार्यक्रम आपका हो जाता है। दूसरा विशेष कार्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है, दूसरा विशेष कार्यक्रम है NPEP, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशनल प्रोग्राम। NPEP राष्ट्रीय जनसंख्या शैक्षिक कार्यक्रम। पूरा नाम आप लिख लो एक बार, इसका पूरा नाम लिख लो, नेशनल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, हिंदी में भी लिख लेना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भी किसके द्वारा संचालित होता है? प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा? SCERT के द्वारा होता है। ठीक है साहब, ये दूसरा विशेष कार्यक्रम। सर तीसरा विशेष कार्यक्रम अभी अपन थोड़ी सी चर्चा भी करके आए हैं, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। कौन सी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के संबंध में जो है वो भी आपको याद रखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हमने बात करी ना कि साहब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का निर्माण भी प्यारे विद्यार्थी कौन करता है? इस पाठ्यक्रम का निर्माण भी आपका SCERT करेगा। तो एक बार फिर से देखो, हम जो है वो कार्यों को पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्यों को पढ़ रहे हैं। एक बार देखना कार्य कितने महत्वपूर्ण है SCERT के। पहला कार्य आपने कहा कि कक्षा 1 से 12 के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम तैयार करना। यानी SCERT जो है वो एकमात्र प्राधिकृत संस्थान है, एकमात्र अधिकृत संस्थान है जो राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम को क्या करेगा? तैयार करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब अपन स्टार्टिंग में इसको पढ़ना शुरू किए थे तब हमने बात करी थी 1963 में राजस्थान के अंदर SIE की स्थापना होती है और 1978 में 11 नवंबर 1978 में राजस्थान में SIERT की स्थापना होती है। जब राजस्थान में SIERT की स्थापना होती है तो इस SIERT को जो स्तर था वो प्रारंभिक शिक्षा रखा गया था, इसका कार्य क्षेत्र प्रारंभिक शिक्षा रखा गया था, अर्थात वह कक्षा 1 से 8 के लिए काम करता था। लेकिन फिर हमने कहा कि एक ऐतिहासिक तारीख आती है 14 अगस्त 2018 की, जिसके लिए सरकार ने यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था 3 अप्रैल 2018 को। और उस सर्कुलर में कहा था कि अब जो ये आपका संस्थान था SI जो था वो अब SC बनेगा, यानी काउंसिल बनेगा। और काउंसिल बनेगा तो साहब इसका कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 नहीं रहेगा, इसका कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 12 हो जाएगा। ये बताओ। फिर हमने दूसरा कहा कि विद्यालय शिक्षा के शैक्षिक स्तर। अब विद्यालय शिक्षा के शैक्षिक स्तर का क्या मतलब होता है समझना। विद्यालय शिक्षा के शैक्षिक स्तर का आशय है प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे पूर्व प्राथमिक, फिर प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक,
फिर माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक, ये सभी स्तर हैं और इन सभी स्तरों के यानी सभी शैक्षिक स्तरों के राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसको भी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है प्यारे विद्यार्थियों, किसकी होती है? तो आप कहेंगे SCERT की होती है। फिर याद रखना है कि जितने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रमों को भी तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी किसकी है? SCERT की है। न केवल परिषद अपितु डाइट का जो अनुसंधान जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है ना, इस रिसर्च डिपार्टमेंट को मुद्दे प्रदान करता है कि इनके ऊपर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आप शोध व अनुसंधान करो, क्योंकि वह विभाग भी डाइट में भी होता है और इसमें भी होता है। फिर हमने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा जैसे प्रौढ़ शिक्षा, इन अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं, जो पाठ्यक्रम होते हैं, उनका निर्धारण भी आपका SCERT करता है। फिर हमने कहा कि जितने भी सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रम पाठ्यचर्या के थे, पाठ्यक्रम के थे। अब अपन प्रशिक्षणों की बात करेंगे। हमने कहा सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य राजस्थान में कौन करता है? तो इसके लिए सर्वोच्च नोडल एजेंसी कौन सी है? SCERT है। फिर हमने कहा जितने भी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, जितने भी प्रधानाचार्य हैं, इन सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करेगा? SCERT। जितने भी की रिसर्च पर्सन बनते हैं, मुख्य संदर्भ व्यक्ति बनते हैं, जितने भी मास्टर ट्रेनर बनते हैं, इन सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य भी आपका कौन करता है? SCERT करता है। फिर हमने अन्य कार्यों की बात करी तो हमने कहा कि राजस्थान में यदि शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचार व गतिविधियों को अगर लागू करने की बात आती है तो यह काम भी प्यारे विद्यार्थियों किसका होता है? आपके SCERT का होता है। फिर कहा कि यदि बच्चों के मूल्यांकन की तथा शिक्षकों के मूल्यांकन की नवीन विधियों का विकास करने की बात हो तो वह नवीन विधियां भी कौन ईजाद करता है? वह भी आपका SCERT करता है। फिर हमने कहा कि बहुत शानदार सी परीक्षा जिसको हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, जिसका आयोजन वर्ष 2008 से लेकर आज तक कौन करवाता आ रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय करवा रहा है, जो केवल कक्षा 1 से 8 के कक्षा 8 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए होती है। और वो भी कौन से स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए विद्यार्थी? वो भी केवल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए। उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा जो है वो आयोजित की जाती है। फिर हमने कहा कि राजस्थान में जो है SCERT के तहत वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम इंपॉर्टेंट था, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंशन प्रोग्राम, जिसके तहत हम बच्चों में रक्ताल्पता या एनीमिया, खून की कमी जैसे रोगों को दूर करने के लिए सप्ताह में एक दिन कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को तो गुलाबी रंग तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को नीले रंग की गोलियों का वितरण किया जाता है। फिर हमने कहा दूसरा प्रोग्राम नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम है और तीसरा प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को? बहुत बढ़िया। तो हमारे कितने कार्यक्रम हो गए? 13। और भी कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण प्रणाली, याद रखना, उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण को लागू करना, समझना प्यारे विद्यार्थियों। अभी बताता हूं। कई बार जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर कोविड जैसी परिस्थितियां हुई थी तो बच्चों को बहुत ज्यादा लर्निंग लॉस हुआ था, अधिगम का नुकसान हुआ था। उस लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए, ये जूम क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है? उस लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण दिए जाते हैं, जैसे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के अपन सुनते हैं। ये जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते जो कदम है, RKSMB के जैसे जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य भी कौन करता है? SCERT। अरे SCERT तो वह संस्थान है जो ये चाहता है कि राजस्थान के बच्चों का किसी भी प्रकार से निदानात्मक तरीके से शिक्षण करवाया जाए, उनका किसी भी तरीके का अधिगम का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये 14वां काम आपको याद रखना है। 15वां काम प्यारे विद्यार्थियों एक बता देता हूं। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, वैसे 2 हैं, अपन आगे चर्चा करेंगे, है ना। जितने भी कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन है, जितने भी डाइट्स हैं और जितने भी आपके बाइट्स हैं, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण परिषदों में आयोजित शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का
विकास करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना, ये काम भी किसका है, किसका है प्यारे विद्यार्थियों, ये काम भी आपके एससीईआरटी का है। यानी आईएएससी, सीटीई, डाइट है, बाइट है, इनके अंदर जितने भी जो ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रमों में क्या करना, जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं इन कार्यक्रमों को क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, विकास करना, ये काम भी किसका है, ये काम भी आपके एससीईआरटी का है। 15 काम हो गए, ठीक है साहब, 16वां काम और लिख लो, और वो 16वां काम बहुत शानदार है। आप कहेंगे साहब ई कंटेंट वाली बात कर रही थी ना अपन ने, कक्षा 1 से 12 हेतु, कक्षा 1 से 12 हेतु विषयवार 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 ई लर्निंग कंटेंट तैयार करना, ई लर्निंग कंटेंट तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, लर्निंग कंटेंट तैयार करना। समझ गए मेरी बात को, समझ गए कि साहब कक्षा 1 से 12 जो है, इस कक्षा 1 से 12 के बच्चों को आपने आजकल देखा होगा कि सारा का सारा कक्षा 1 से 12 तक की तमाम किताबें जो है ना, वो है वर्चुअल रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वो ई कंटेंट किसने तैयार किया है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस ई कंटेंट को तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एससीईआरटी को दिया जाता है। तो ये आपका 16वां अंतिम कार्य अपन पढ़ लेते हैं। 17वां बहुत शानदार, जिसको आप FLN बोलते हैं, यानी बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान, जिसको फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FLN। आगे चर्चा करेंगे अपन FLN के क्रियान्वयन हेतु एक संदर्शिका निकलती है जिसका नाम बुनियाद है। एक यू मान के चलो पत्रिका निकलती है, संदर्शिका निकलती है, संदर्शिका जिसका नाम मैंने क्या बताया, बुनियाद। क्या बताया, बुनियाद। और इस बुनियाद का क्या करता है, निर्माण करता है। इस संदर्शिका का क्या करता है, निर्माण करने का कार्य भी किसका है प्यारे विद्यार्थियों, किसका है, किसका है, एससीईआरटी का है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नाम का जो कार्यक्रम निपुण भारत के तहत अपन पढ़ेंगे आगे, NIPUN निपुण भारत के कार्यक्रम के तहत यह जो कार्यक्रम है, कौन सा, FLN। और इस कार्यक्रम के तहत एक संदर्शिका, एक मैगजीन निकलती है, संदर्शिका निकलती है, उस मैगजीन का नाम क्या है, बुनियाद। और इस बुनियाद मैगजीन को तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसकी है प्यारे विद्यार्थियों, आपके एससीईआरटी की है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये जो FLN कार्यक्रम है ये उनके लिए होता है जो टीचर्स, ये टीचर्स के लिए, वैसे ध्यान रखना, ये उन टीचर्स के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, कक्षा, इतनी सी बात याद रखना, यहां पर तो आगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 5 तक का लिख लो, अध्यापन करवाने वाले शिक्षक, अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु जो है ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है निपुण भारत कार्यक्रम के तहत। कौन सा, FLN। कौन सा चलाया गया प्यारे विद्यार्थियों, FLN। तो ये आपके सामने जो है वो सारे के सारे कार्य जो हैं किसके, आपके एससीईआरटी के जितने भी कार्य हैं, एससीईआरटी का किस तरीके से संगठन है, ये सारी बातें कंप्लीट होती है प्यारे विद्यार्थियों। एससीईआरटी को लेकर अब कोई प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर तुम ये 2 क्लासें एससीईआरटी के अटेंड कर लेते हो तो निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देख लो, इस चैप्टर के इस बात के साथ ही हमारा जो है वह एससीईआरटी का क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो एक बार आज देखो कि आज हमने एससीईआरटी में क्या किया। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने एससीईआरटी के सामान्य जानकारी ली थी कि एससीईआरटी कब बना, कैसे बना, कौन कौन सी तारीखों का खेल था, वो सारा देखा। आज हमने एससीईआरटी के संगठन की बात करी और हमने कहा कि एससीईआरटी का संगठन 2 समितियों में होता है, 2 परिषदों में होता है। एक तो है शासी परिषद और दूसरी है निष्पादन परिषद। शासी परिषद का अध्यक्ष हमने शिक्षा मंत्री को बनाया है और जो उपाध्यक्ष है वो मुख्य शासन सचिव स्कूली शिक्षा वाले को अपने मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा को अपन ने बनाया है। फिर हमने कहा इसमें 25 सदस्य होते हैं और सब 25 सदस्य होते हैं और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये एससीईआरटी पर वास्तविक नियंत्रण करता है और राजस्थान की विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। दूसरी समिति निष्पादन समिति, जिसके अध्यक्ष वही जो उधर उपाध्यक्ष है वो इधर अध्यक्ष है, उधर जो सचिव है वो इधर सचिव है, इधर उपाध्यक्ष नहीं है। वहां पर 25 सदस्य, यहाँ पर 18 सदस्य है। वो नीति बनाते हैं, नीतियों को लागू करता है। वैसे ये तो बात है। फिर संगठनात्मक ढांचा देखना है। सबसे ऊपर निदेशक हैं
फिर अतिरिक्त निदेशक हैं, अतिरिक्त निदेशक साहब के नीचे जो है प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर साहब के नीचे प्रोफेसर फर्स्ट हैं, प्रोफेसर फर्स्ट के नीचे प्रोफेसर सेकंड है, प्रोफेसर सेकंड के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर है और एसोसिएट प्रोफेसर के नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनकी संख्या जो है वो 20 होती है। अब कौन किसके समकक्ष हैं, ये कई बार अच्छा प्रश्न बन जाता है कि कौन किसके समकक्ष है। तो ये आप समझना, हमें पता है, हमें यहां तक तो पता है कि सर इससे नीचे के जो सभी लोग हैं ये सब RES हैं। ये कौन है? RES हैं। और ये व्यक्ति जो है वो ये तो IAS भी हो सकता है और सीनियर मोस्ट RAS भी जो है वो निदेशक बन सकता है। तो ये हमने क्या देख लिया था, एक तरीके से संगठनात्मक ढांचा देख लिया था। और उसके पश्चात अपन ने बातें कर ली थी SCERT के विभागों की। SCERT के हमने कहा कि कुल 6 विभाग होते हैं, 3 अनुभाग हैं और जो तीनों के तीनों अनुभाग हैं वो तो उदयपुर में है ही है, और जो 6 विभाग हैं उनमें 5 तो उदयपुर में हैं और एक विशेष याद रखना है, और वह कौन सा याद रखना है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग जो है, जैसे अपन ने पढ़ा ना कि कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों का लर्निंग कंटेंट तैयार करना, ई लर्निंग कंटेंट तैयार करना, तो वहां पर हेल्प करने के लिए कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। ये जो छठा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका अजमेर में स्थित है। कहां पर? अजमेर में। 5 कौन कौन से? पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान व नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, व्यवसायिक शिक्षक शिक्षा व फाउंडेशन विभाग, सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग, प्रशासनिक व अकादमिक आयोजना प्रबंधन व वित्त विभाग। ये पांचों के पांचों विभाग कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? ये पांचों के पांचों विभाग आपके उदयपुर में हैं और ये एक अजमेर में है। और उसके पश्चात हमने 17 तरीके के SCERT के क्या पढ़े हैं? कार्य पढ़े हैं। SCERT हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। कल फिर एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार तरीके से विधिवत नोट्स बना रहे हैं। कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।